हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। और हम बात कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग आज बड़े ही अच्छे तरीके से बारीकी से चीज़ों को समझेंगे और एक नए कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को चैप्टर बढ़ाने के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर जितनी बातें हो सकती थी मैंने पिछले लेक्चर में बता दी। अब आज के लेक्चर में हम कुछ नई बातें सीखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में सुना होगा, क्या सुना होगा कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसका यूज हम किस लिए करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज एक्चुअल में हम लोग एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए करते हैं। यानी एरिया अंडर कर्व, कोई भी कर्व है उस कर्व के अंदर का जो एरिया है या उसके नीचे का जो एरिया है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल का या डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रोसेस लगाते हैं, है ना। बिल्कुल। अब ये डेवलप कैसे हुआ, अगर हम इसके डेवलपमेंट की कहानी बताएं तो डेवलपमेंट की कहानी में ये है कि शुरुआती दौर था कब का, जब ये जीवन काल स्टार्टिंग पीरियड में चल रहा था। जीवन काल स्टार्टिंग पीरियड बहुत पुरानी कहानी में की बात कर रहा हूँ मैं, यानी बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब वो ज़माना हुआ करता था जहाँ पे लोगों के पास जो अमीरी होती थी उनके खेतों से नापी जाती थी। मतलब अगर किसी के पास ज़्यादा खेत है तो इसका मतलब वो ज़्यादा अमीर माना जाएगा, है ना। तो वो ज़माना चल रहा था, यानी जमींदारों का ज़माना था, है ना। उसमें जमींदार होते थे, 100 एकड़ 200 एकड़ एक एक व्यक्ति की ज़मीनें हुआ करती थी उस ज़माने में, ठीक है ना। तो मेनली वो जमींदार हुआ करते थे, उनका पूरा का पूरा बहुत ज़्यादा मात्रा में खेत हुआ करता था और लोगों का जो काम था वो सिर्फ और सिर्फ क्या था सर, फार्मिंग, खेती करना ही लोगों का मेन काम था। उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस ज़माने में जो फील्ड हुआ करती थी, यानी जो खेत हुआ करते थे, आप उन खेतों को अगर समझोगे या उसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो अगर ज़्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे या कुछ ऐसे मिलेंगे, नहीं सर, सब ऐसे नहीं हो सकते, है ना। खेतों का जो शेप है वो ऐसे भी होता था, है ना भाई, कैसे भी हो सकता है। खेत है, खेत का मतलब हो सकता है कि इधर इतनी जमीन, देखिए खेत कहाँ से आया, तो जमीन खाली थी, लोगों ने क्या सीखा, खेती करना सीखा। उसके बाद जिसको जहाँ पे समझ में आया उसने खेती करना स्टार्ट कर लिया। अब किसी ने ज़्यादा कवर किया, मान लो अब इधर पूरा का पूरा खेत ही था तो एक व्यक्ति ने इतना कवर कर लिया, है ना, इतना कवर कर लिया, तो दूसरा व्यक्ति आएगा तो जाहिर सी बात है उसको इतना ये वाला पोर्शन ही तो मिलेगा, है ना। तो पहले खेती कैसे मतलब खेत कैसे मिलता था लोगों को सर, जो कवर कर लेता है वही उसका खेत बन जाता था, है ना। खाली ही खाली था जमीन, जो क्या होता था, मजबूत होता था, मजबूत मतलब दल बल जिसके पास होता था भाई वो कवर कर लेगा ज़्यादा मात्रा में तो जमींदार बन जाता था, ज़्यादा खेती उसके पास आ जाती थी। तो जब वो कवर कर रहा है तो जरूरी थोड़ी ना है कि एकदम फिक्स शेप में कवर कर पाएगा बेचारा, नहीं, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेगा, लेकिन एट द एंड हो ना हो उसको कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी या हो सकता है कि कुछ और दिक्कत आ गई, तो उसका जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा। पॉसिबल है ये? नहीं। क्या सभी खेतों का शेप रेक्टेंगल में है? आप खुद अपने खेत का शेप जाके देखिए। अगर मान लीजिए आपका खेत है, सपोज कर ले रहा हूँ ये खेत है, और रोड मान लीजिए निकल रही है ऐसे, ठीक है, समझ लीजिए ऐसे रोड निकल रही है, मान लीजिए मोड़ान पे आपका खेत है, समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पे रेक्टेंगल में होगा आपका खेत, नहीं ना। वही मैं समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में जो खेतों का शेप होता था वो एक्चुअल में फिक्स नहीं हुआ करता था, समझ आ रहा है। और उस केस में अगर हम अपने खेत का एरिया निकालें तो इतना आसानी से एरिया नहीं मिल पाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो उस दौरान ये समस्या उत्पन्न हुई थी कि भैया अगर हमारे पास टेढ़ी मेढ़ी कर्व वाले अगर कोई शेप में कोई खेत आ जा रहा है या कोई स्ट्रक्चर आ जा रहा है तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। और ये चर्चा का विषय हमेशा बना होता था। सिंपल इस तरीके से दे दे तो इसको तो एक बच्चा भी निकाल देगा, ट्रायंगुलर शेप में दे दे तो भी इसको एक बच्चा निकाल देगा। बट अगर हमको इस टाइप में कोई खेत दे दे तो हम निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। इसका एरिया निकालने में हमारे लिए बड़ी समस्या होगी। आपको ये भी पता होगा कि आप एक सर्कल का ले लें, मतलब आपका अगर खेत है सर्कुलर पार्ट में है, मतलब सर्कुलर शेप में है, तो इसका भी एरिया निकालने में शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी लोगों को, बहुत ज़्यादा, समझ में आ रहा है ना। तो आखिर लोग क्या छोड़ देते थे, एरिया मेजर ही नहीं करते थे। देखिए बिना एरिया मेजर किए हुए आप चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब ये बताइए कि आगे के ज़माने में जब जाके एक जमींदार दिखाएगा कि मेरा इतना खेत है तो कैसे दिखाएगा कि मेरा इतना खेत है?
दिखा पाएगा नहीं। जब तक वो एरिया मेजर नहीं करेगा तब तक वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा। और ले देखिए एक समस्या ये भी तो आएगी कि ये बताइए कि तब से लेके अब तक डेवलपमेंट बहुत सारा हुआ है ना। तो आप खुद सोचिए ना कि आपका जो खेत है वो रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड होगा किसके पास, मतलब मेनली आप अपने खेत का कागज वगैरह निकालते होंगे तो जो लेखपाल वगैरह होंगे या अमीन वगैरह होंगे उनके पास आपका पूरा ब्यौरा रखा गया है खेत का। तो कैसे उनको पता चला होगा, नापाया गया होगा कि नहीं होगा, यानी नापा गया होगा आपका खेत, और जब नापा गया होगा तो एरिया ही तो निकाला गया होगा। तो आखिर कैसे वो लोग एरिया निकालते थे, कुछ तो तरीका होना चाहिए ना। तो शुरुआती दौर में अप्रॉक्सीमेट पे काम किया जाता था, अप्रॉक्सीमेट एरिया निकाला जाता था, यानी एग्जैक्ट एरिया तो नहीं पता कर सकते हम, जैसे इसका तो हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर है या ट्राइंगल है, लेकिन जब कभी भी हमारे पास क्या आएगा, जब हमारे पास ऐसे इस तरीके के कर्व में आएगा कोई भी फील्ड, तो उस केस में जो एरिया होगा वो क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट एरिया होगा, वो निकाला जाता था। कैसे निकाला जाता था वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अर्थ क्या है, सर्कुलर शेप में है, नहीं सर, अर्थ का अगर आप शेप देखोगे तो अर्थ का एकदम सर्कुलर शेप नहीं है ना, उबड़ खाबड़ है ना, कहीं पे दबी हुई है कहीं पे उठी हुई है, ऐसे है ना, है तो सर्कुलर लेकिन ऐसे कहीं उठी है कहीं दबी है। तो हमने क्या किया है, हमने अप्रॉक्सीमेट ही तो माना है ना, अप्रॉक्सीमेट माना है। अब देखो यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा भाग ले लिया। हमने क्या किया, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, सर्कल ड्रॉ करके इतना भाग देखिए इस सर्कल से बाहर है, तो जितना इधर बाहर है इतना इधर कम है, तो मान लिया कि ये इधर आके कवर हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। ऐसे यहाँ पे बढ़ गया है तो यहाँ पे खाली है, यहाँ पे आके कवर हो जाएगा, समझ में आ रहा ना। तो ये अप्रॉक्सीमेट तरीका था कि आप क्या करो, आप उसको एक शेप के अंदर डाल दो और कहीं एरिया कम होगा कहीं एरिया ज़्यादा हो, यानी कहीं पे कुछ भाग ज़्यादा निकल जाएगा कहीं पे कुछ भाग कम, तो उन दोनों को क्या कर लो, मेंटेन कर लो। जो ज़्यादा है वो कम की जगह पे ऐड कर दोगे, काम खत्म, समझ में आ रहा ना। जैसे इसी को मैं अगर क्या करूँ, इसी को अगर मैं क्या कर दूँ, एक रेक्टेंगल के शेप में डालूँ, तो रेक्टेंगल का शेप ऐसा ही होगा, ऐसा होगा, है ना। अब ध्यान से देखिए, तो ये क्या है, इस रेक्टेंगल से एक्स्ट्रा पोर्शन है कि नहीं है, ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, और इसको थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ के चला गया, तो इधर जितना बाहर निकला है उतना इधर कम हो गया, ऐसे मान लूंगा मैं और इसका एरिया निकाल लूंगा, समझ में आ रहा ना। तो ये अप्रॉक्सीमेट निकालने का तरीका था। पहले के ज़माने में जो इंडियन साइंटिस्ट होते थे वो कौन थे, जो यहाँ के वृद्ध लोग थे वही इंडियन साइंटिस्ट थे, समझ पा रहे ना। अपने आप में देखिए हमारी डेवलपमेंट जो हुई है वो ये है। अच्छा, आप अपने घर के बुजुर्गों को जानते हैं, हमारे घर में अगर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माइंड किसी के पास है तो वो बुजुर्गों के पास है, क्योंकि उनके पास अनुभव है, समझ पा रहे हैं। बड़े से बड़ा काम करिए आप अपने दिमाग से कर सकते हैं, आपको लगता होगा कि आप सबसे होशियार हैं, लेकिन जहाँ पे अनुभव की बात आएगी तो आपसे ज़्यादा अनुभव आपके बाबा के पास होगा, है कि नहीं है। क्लियर है, ये बात तो जानते हैं ना। तो वैसे ही पुराने ज़माने में जो हमारे वहाँ के बाबा लोग थे, ठीक है ना, वो क्या करते थे, वो अपने अनुभव का इस्तेमाल करते थे और ऐसी समस्याओं को चुटकी में सॉल्व कर देते थे, समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा है। तो इंडिया के अंदर ना खेल ऐसे ही चलता था। खेल कैसे चलता था कि वो लोग ना अप्रॉक्सीमेट एरिया पे काम करते थे। किस एरिया पे, अप्रॉक्सीमेट एरिया। मान लो ये कर्व है तो इस कर्व का हमको एरिया निकालना है, मतलब इधर का पूरा एरिया हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट वाला खेल खेलेंगे, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेट के खेल में क्या होगा, ध्यान से देखो, मैं यहाँ से यहाँ तक एक ट्राइंगल ऐसे बना दूंगा, रेक्टेंगल, ध्यान से देखो, बना दिया, ले लिया। अब देखो इधर एक्स्ट्रा पोर्शन गया है तो इस पोर्शन को यहाँ पे कवर कर दो, हो गया। इधर जितना गया इधर आ गया, है ना। इधर बाहर गया तो उसी जितना भाग यहाँ पे बाहर गया होगा, मैंने मान लिया कि यहाँ पे उतना खाली है तो उसके जगह पे डाल दिया, हो गया। अब मैं इतने का एरिया निकाल लूंगा, मैं मान लूंगा मेरा खेत इतना है, तो यही अप्रॉक्सीमेट वाला खेल है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। लेकिन ये जो था एकदम सटीक नहीं ना था। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे नहीं समस्या थी, इंडिया के अंदर समस्या नहीं थी, ये समस्या यूरोप के अंदर भी थी, ये समस्या मिस्र के अंदर भी थी, समझ पा रहे हैं। तो हर जगह समस्याएं चलती थी और हर जगह लोग जुगाड़ ही लगाते थे, ठीक है। तो जुगाड़ लगाते लगाते एक समय ऐसा आया कि लोगों के माइंड में एक कहानी बनी। कहानी क्या बनी, देखो अप्रॉक्सीमेट वाला ही खेल चलेगा, अप्रॉक्सीमेट वाला है, लेकिन देखो तरीका क्या बनाऊंगा मैं। देखो मैं यहाँ पे एक ग्राफ ले रहा हूँ और उस ग्राफ में मैं लोगों का आइडिया बताऊंगा और कोई और अलग आइडिया नहीं, जो समझाया वही कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा आपको बकवास लगा होगा शुरुआती लेक्चर,
बट मज़ा आएगा यहीं पे, ठीक है, समझा जाए। तो मेनली आपको करना क्या था, करना था एक कर्व का एरिया फाइंड आउट करना था सर। तो ऐसे ले लिया मैंने, ओके, एक कर्व है, रैंडम सा कर्व है, इसका एरिया फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, मैंने इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाल दिया, यहीं से तो मैं काम करूंगा, बिल्कुल। अब ध्यान से देखना, इस पूरे एरिया को एक काम करो, छोटे छोटे रेक्टेंगल के अंदर क्या कर दो, डिवाइड कर दो। चलो ये पहले ले लो, यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, मान लेता हूँ x पे है तो a है, ये क्या है, a है, और ये क्या है, b है, ठीक है, ठीक। तो लिमिट बता दिया, कहाँ से कहाँ तक है अपना खेत, यहाँ से लेके यहाँ तक, बाउंड्री फिक्स हो गई। अब मुझे इस पूरे खेत का क्या करना है, एरिया निकालना है। ध्यान से देखना कैसे निकालूंगा एरिया, ठीक है। तो तरीका ये लगाऊंगा कि मैं छोटे छोटे ट्राइंगल के अंदर, सॉरी रेक्टेंगल के अंदर इसको मैं कन्वर्ट करूंगा। अब देखो मैं छोटे छोटे रेक्टेंगल के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट फील बहुत तगड़ा आएगा। तब तक आप स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को, ठीक। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे को रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया। अरे ऐसे कैसे रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया, निचवा बराबर है, ऊपरा कहाँ बराबर है, रेक्टेंगल है ऊपरा वाला, ऐसे कौन सा रेक्टेंगल होता है भाई, ऐसे कौन रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, है ना। तो पहले इसको सही फॉर्मेट में मिलाओ, समझ आ रहा है, ये बराबर है, ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये इसको सीधा करो, ऐसे यहाँ पे भी ये सीधा कर लो, ठीक ठीक, कोई दुविधा होनी ही नहीं चाहिए। फिर सीधा हो गया, जब सीधा हो गया सीधा, समझ में आ रहा ना। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे गैप भी प्रोड्यूस होंगे, ये कहना चाह रहा हूं मैं भाई। रेक्टेंगल मतलब नीचे वाली साइड और ऊपर वाली साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। भले ही मैंने छोटा छोटा बनाया है, बड़ा बड़ा बना दिया, सॉरी छोटा छोटा क्या है, इसका विड्थ है, विड्थ क्या है, सॉरी लेंथ क्या है, छोटा कर दिया है, और विड्थ क्या है, बड़ा कर दिया है। अरे भाई जब हम रेक्टेंगल लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एल, और इसको बोलते हैं विड्थ। तो मैंने आपकी भाषा में बोला कि विड्थ बड़ा कर दिया, लेंथ छोटा कर दिया। अदरवाइज आप देखोगे तो ये लेंथ होगी और ये क्या होगा, विड्थ। तो विड्थ क्या है इसकी, बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी रेक्टेंगुलर मॉडल लगना चाहिए ना। तो देखिए जब मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा तो ये वाला पोर्शन तो कटा होगा ना, हाँ। तो अभी फिलहाल में देखो कि ये छूट भी गया है ना। अभी मुझे उस पर फोकस नहीं करना है, बाद में मैं उस पर फोकस कर लूंगा। फिलहाल में ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने इस ए से लेके बी तक के पूरे फील्ड को कई सारे रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट कर दिया। ये एक बेहतर तरीका है। अब समझना ध्यान से, अब मैं एक एक को पकड़ूं तो एक को मैं अगर पकड़ रहा हूं तो मान लेता हूं कि एक की जो विड्थ है वो कितनी है, h है। एक की जो विड्थ है वो कितनी है, h है। मैंने हर रेक्टेंगुलर की विड्थ मैंने क्लियर कर दी कि वो क्या कितना होगा, h होगा, ठीक है। और मैंने सबको h विड्थ में तोड़ दिया, ठीक है सर। अब कितना बनाया होगा मैंने, ये पता करना पड़ेगा ना। तो ये मैं जानता हूं कि मैंने यहाँ पे गिना तो है नहीं, और मेरे हिसाब से अगर मैं 10 फिक्स कर दूं तो 10 से नहीं बनेगा, है ना भाई, वो बहुत सारे बन सकते हैं। तो मैं ऐसे मान लेता हूं कि n नंबर्स में बने हैं। तो अच्छा, मुझे h की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो मैं कैसे पता करूंगा। मेरी फिर से बात समझना, मैंने क्या किया, इस ए से लेके बी तक को क्या कर दिया, बहुत सारे यानी n नंबर्स के रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझसे ये पूछ दिया जाए, चूंकि मैंने क्या बोला कि हर जगह जो विड्थ है वो क्या है, h है। हर जगह विड्थ क्या है, h है। थोड़ा ध्यान देंगे, हर जगह विड्थ h है, ठीक है। तो अगर हर जगह विड्थ h है तो उस केस में इस h की वैल्यू अगर मुझे पता करनी हो तो क्या मैं पता कर सकता हूं, क्योंकि मुझे लंबाई पता है सर,
यस और नो? ए से लेके बी तक तो पता है ना भाई, ए से लेके बी तक तो पता है ना कितना खेत है अपना, ये पता है। तो अगर मुझे पता है तो मैं एच को अगर फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या मैं पता कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, एच पता करना बहुत कठिन नहीं है सर। ये जो बी है सर, एक काम करो भाई, कोऑर्डिनेट यहाँ से लिया है तो इस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक बी होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, ए होगा। तो इस पूरे में से इस पूरे को क्या कर दो, घटा दो। यानी एच अगर एच निकालना है तो एच इज इक्वल टू बी माइनस ए निकाल दोगे। अरे भाई पूरे में से इतने को घटा दिया, मिल गया। तो एच नहीं मिला, अभी मैं समझा रहा हूँ, इतना पोर्शन मिला। इस पूरे पोर्शन को मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, एन पार्ट में। तो एन से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो एन की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? सॉरी, एच की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? है ना? यहाँ से देखना, क्या ये मेरी बात समझ में आई? मैंने लिख दिया एच इज इक्वल टू बी माइनस ए इज इक्वल टू अपॉन एन। ओके, अब ध्यान से और सुनना, और सुनना। इस चीज को अभी मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, फिलहाल में मैं दूसरे काम के लिए इसको यूज करूंगा। ध्यान देना, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि इससे मुझे ये पता चल गया कि एच एच में तो मैंने डिवाइड किया है, लेकिन इस एच की अपनी एक वैल्यू भी है, मतलब एच की एक फिक्स वैल्यू है और वो वैल्यू क्या है, सभी में बराबर है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। मुझे अगर एरिया निकालना हो तो एरिया निकालने जाऊंगा सर, तो मुझे एक प्रॉब्लम नजर आ रही है, मुझे अप्रॉक्स एरिया मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक समस्या मुझे नजर आ रही हो ये कि यहाँ पे देखिए ये छूट गया भाग, है ना? मैं चाहता हूँ कि ये छूटे ना सर, ये छूटे ना। तो क्या मेरे पास और तरीका हो सकता है कि ये छूटे ना और हम अच्छे तरीके से एरिया फाइंड आउट करें? मान लो अगर ये गैप कम हो जाएगा, अगर ये गैप कम छूट रहा है, यानी छूटने वाला पोर्शन बहुत कम है, इतना एरिया कवर कर रहा हूँ तो ये पोर्शन छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? इधर भी इधर भी इधर भी छूट रहा है। तो ये छूटने से क्या होगा कि मैं जो एरिया फाइंड आउट करूंगा उसमें ये एरिया मेरा क्या होगा, एक्सक्लूडेड होगा, निकल जाएगा। तो मैं एग्जैक्ट एरिया नहीं बता पाऊंगा, यानी मेरे जो खेत का एरिया आएगा वो कम आएगा, है ना? जबकि मेरा खेत उस केस में क्या होगा, ज्यादा होगा। मैं अगर एकदम बढ़िया वाला एरिया निकालना चाहूँ, मैं इस एग्जैक्ट के आसपास पहुंच जाऊं, तो क्या ऐसा तरीका आजमा सकता हूँ? एकदम आसान तरीका आजमा सकते हो बाबू। एक काम करो, इसको इस स्ट्रिप को और पतला कर दो, हाँ या ना? ऐसा नो, और पतला करोगे तब और एक्यूरेट रेक्टेंगल मिलेगा, तब वो जो गैप है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, है ना? यानी जो तुमने स्ट्रिप काटा है अगर तुम उसको बढ़ा दो, यानी नंबर ऑफ रेक्टेंगल की संख्या बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। मान लो तुमने इतने ही खेत को 50 रेक्टेंगल में कन्वर्ट किया है, तो गैप आएगा। 100 में कर दोगे तो कम गैप आएगा, 200 में करोगे तो और कम गैप आएगा, 300 में कर दिया और कम गैप। यानी एन को जितना मैं बढ़ाते जाऊंगा, एन को जितना मैं बढ़ाते जाऊंगा उतना ही गैप क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। यानी जितना ज्यादा रेक्टेंगल बनाऊंगा उतना ही कम गैप आएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन सर इससे क्या होगा कि जितना मैं कम करता जाऊंगा उतना ही मेरा जो एच है वो क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। विथ क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी, है ना? तो भाई एन बढ़ेगा तो एच क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन ये भी मुझे नजर आ रहा है कि अगर मैं एन बढ़ा दूंगा ज्यादा मात्रा में तो उस केस में जो मेरा एरिया आएगा वो एग्जैक्ट के बराबर आ जाएगा, अप्रॉक्स आ जाएगा। ऐसे बोल दो, एग्जैक्ट के अप्रॉक्स आ जाएगा, यानी जितना होना चाहिए उसके लगभग बराबर मिल जाएगा अगर मैं इस स्ट्रिप को बढ़ा दूं तो। भले ही एन की एच की वैल्यू छोटी हो जाए, लेकिन कम से कम एरिया तो मेरा क्या आ जाएगा, अप्रॉक्स तो आ जाएगा ना। क्लियर है कि नहीं है, हाँ है ना? तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं एक काम करता हूं कि सबको क्या कर देता हूं, सबका एरिया फाइंड आउट करता हूं बारी बारी, एक एक स्ट्रिप का। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? कि मैं एन को बहुत बड़ा रखूंगा, इतना बड़ा रख दूंगा कि ये जो मेरा एच है ना वो टेंस टू 0 हो जाएगा। भाई जितना एन बढ़ाओगे एच उतना छोटा होगा, और जितना तुमने एन बढ़ा दिया उतना एच छोटा हुआ, तो छोटा होते होते तो एक समय ऐसा आएगा कि एच बहुत छोटा हो जाएगा और एग्जैक्ट अप्रॉक्स 0 के बराबर हो जाएगा। 0 नहीं होगा, 0 के लगभग बराबर चला जाएगा। लगभग बराबर मत बोलो, 0 के पास तक चला जाएगा, 0 नहीं होगा, ये बोलो 0 के पास चला जाएगा, 0 नहीं होगा। एन को इतना बढ़ा दिया तुमने, ठीक है? यानी एन यहाँ पे क्या कर दिया तुमने, एन को इनफाइनाइट बना दिया है भाई, है ना? एन को लगभग इनफाइनाइट बना दिया, बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया, तो एच मेरा क्या हो जाएगा, टेंस टू 0, ठीक है? और इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा, क्यों आखिर ऐसा कर रहे हैं, पागल है हम? नहीं सर, ये जो गैप है वो कम हो जाएगा, जिससे हम एग्जैक्ट के पास अप्रॉक्स एरिया पा सकते हैं, है ना? नहीं, एग्जैक्ट एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब मैं एक एक स्ट्रिप को पकड़ूं और सबका एरिया निकालता हूं। निकाला जाए, चलिए निकालते हैं।
देखो, तो मैं अगर यहाँ से एरिया निकालता हूँ तो कैसे निकालूंगा, तो ध्यान देना। जैसे यहाँ पे है ए है यहाँ पे, और इस पर्टिकुलर सेशन में यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, मान लेता हूँ कि यहाँ पे पूरा का पूरा रेक्टेंगल है, ठीक है ना, एक रेक्टेंगल है। तो मान लो अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पे कितना होगा, एफ ए होगा, हाँ है ना। अच्छा ये पता है ना, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जैसे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ए है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ए है तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। ऐसा कैसे सर, पहले इसको आप समझाइए। एक्चुअल में मैंने क्या मान लिया है, एरिया को एक फंक्शन मान लिया है। जैसे मैं क्या कर लिख रहा हूँ यहाँ पे एफ एक्स लिख रहा हूँ, एफ एक्स, और फिर मैं इसका क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन। इस चीज़ को यही तो इसी तरीके से तो डिफाइन करोगे। कैसे सर, कि भाई हम छोटे छोटे एरिया को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और जोड़ने के लिए तुमने किसका यूज किया है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों आया, अभी इस चीज़ को मैं यहाँ से देखो, मैं अभी इस चीज़ को नहीं समझा सकता। प्रॉब्लम है ना कि मैं ये लिख रहा हूँ तो आप कहेंगे सर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन का बेसिक समझा रहे हो, आपने पहले इसको कैसे इंक्लूड कर दिया, है ना। तो मैं गलत हूँ अपनी जगह पे, यस और नो, इसको मुझे पहले नहीं लिखना चाहिए। ठीक है चलो नहीं लिखते हैं, अपने आप को सही बनाते हैं, नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, एफ ए। अब ये एफ ए क्यों बनाया सर, अरे भाई वाई बनाओगे, हाँ या ना, मतलब सिंपल यहाँ पे ए है तो वाई इज इक्वल टू समथिंग तो कुछ होगा ना, हाँ या ना। यानी ये पूरा का पूरा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट पे हमको दिखाना पड़ेगा ना कि अगर ये ए है तो यहाँ पे वाई इतना हो जाएगा। मैंने एक्स की वैल्यू अगर जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं तो ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की इक्वेशन लिख दिया, तो उस केस में क्या होगा, एक्स की वैल्यू मैंने अगर 2 डाली तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। एक्स की वैल्यू मैंने 3 डाली तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी ना। तो इस केस में वाई की वैल्यू तो मिलती है ना भाई, तो उसी वाई को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y को हम लोग एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। y को यहाँ पे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ एक्स से। इतना तो मान सकते हो ना मेरे लिए, बिल्कुल। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे अगर a है तो x की जगह पे a डाल देना है, तो एफ ए हो जाएगा, हो जाएगा सर। अब मैं अगले नंबर पे पहुँचूंगा, अगले नंबर पे, तो यहाँ से जब मैं यहाँ पे पहुँचूंगा तो कितना हो जाएगा, फटाक से बताओ तो। यहाँ से जब यहाँ पे आ जाऊँगा तो h हाइट बढ़ जाएगी सर, ये में h ऐड हो जाएगा। तो यानी क्या पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा एफ ए प्लस एच, है ना। यानी ये लंबाई देखो, ये जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है ए, जबकि मतलब मैं इधर चल रहा हूँ फिर इधर बता रहा हूँ, समझ पा रहे हो। एक्स पे बढ़ रहा हूँ तो फिर वाई का बता रहा हूँ। ये एफ ए क्या है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, समझ आ रहा है ना। इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन के बीच की जो लेंथ है वो क्या है, इसकी एफ ए है, ठीक है। इसकी कितनी है, तो एफ ए प्लस एच है, क्योंकि y जो है डिपेंड कर रहा है x पे। क्लियर है, ये समझना है। ओके, अब मैं इस वाले पॉइंट पे चलूंगा तो क्या हो जाएगा सर, इस वाले पॉइंट पे देखना, इस वाले पे, तो सर यहाँ पे हो जाएगा एफ ए प्लस 2h हो जाएगा। अगले वाले पे चलूंगा तब एफ ए प्लस 3h हो जाएगा, हाँ या ना बोलेंगे, यानी a प्लस 3h हो जाएगा, ठीक है, a प्लस 3h। इसमें कोई दुविधा नहीं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते जाएगा ये, यानी एफ ए प्लस 4h हो जाएगा। फिर ऐसे ही आगे और बढ़ाओ तो a प्लस 5h, a प्लस 5h, a प्लस 5h, यानी फंक्शन के रूप में a प्लस 5h। ऐसे चलते जाएगा, नहीं चलते जाएगा, ऐसे यहाँ पे बढ़ते जाएगा और यहाँ तक आते आते कितना हो जाएगा, यहाँ तक आते आते हो जाएगा अपना, यहाँ तक हो जाएगा अपना एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच हो गया। तो यहाँ से चला और यहाँ पे आ गया। क्लियर है, तो मैंने पूरे स्ट्रिप को डिवाइड कर दिया और मुझे क्या मिल चुका है सर, विथ मिल चुकी है और लेंथ मिल चुकी है। विथ और लेंथ क्या हो चुकी है, मिल चुकी है। क्लियर है, हाँ या ना। अगर क्लियर है तो सबसे पहले अपना इतना नोट डाउन करिए, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा कहीं। चलिए, अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिप काट लिया, स्ट्रिप का हमने विथ जान लिया और लेंथ भी जान ली। ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या है, विथ है। अगर मैं एक स्ट्रिप को उठाऊं तो आपके सामने मैं अगर ऐसे रख दूं तो यहाँ से यहाँ तक इसकी विथ कितनी है, h, और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई, जैसे पहला विथ उठाया तो इसका कितना है, एफ ए है, ठीक है ना, एफ ए है। क्लियर है, तो इस तरीके से चल रही है कहानी, चल रही है। सेकेंड स्ट्रिप को उठाऊं तो इसकी विथ कितनी है सर, वो तो h ही है, लेकिन अब इसकी लंबाई कितनी हो गई है, तो सर लंबाई हो गई है एफ ए प्लस एच। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है।
तो इस तरीके से लंबाई हमने बना दी। तो अब मुझे क्या मिल चुका है सर, लंबाई मिल चुकी है और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दूंगा तो रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो यानी हर एक स्ट्रिप का मुझे क्या पता चल जाएगा, एरिया पता चल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, बारी 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 सभी स्ट्रिप का एरिया क्या कर दूंगा, निकाल के जोड़ दूंगा। तो मुझे इस पूरे फील्ड का ए से लेके बी तक का एरिया पता चल जाएगा। बड़ा सिंपल है ना। अब देखो ये तरीका हमने लगाया, हमने किसने, इंडियंस ने भी यही लगाया, यूरोपियन ने भी यही लगाया और मिस्र वालों ने भी यही लगाया। सबसे ज्यादा खेती की कहानी कहाँ पे होती है, मिस्र के अंदर। हाँ, मिस्र में खेती ज्यादा होती है क्योंकि वहीं पे क्या है, नील नदी है और नील नदी के किनारे बसा हुआ है मिस्र, समझ आ रहा है। और नदी के किनारे जब कोई भी बसेगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पे खेती ही होगी भाई। नदियों सॉरी अहमद, पीछे कुछ ऐसा इंटरप्शन हो गया कि माफ़ी चाहूँगा, नज़रें चली गई और जानते ही हैं रिकॉग्नाइज हो गया। तो आप कहेंगे सर पढ़ा कम रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं तो हमको लेंथ मिल गया, विड्थ मिल गया, एरिया निकालना है, सबको जोड़ दो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट हम एरिया निकालते हैं, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक। अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे बारी बारी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा पहला एफ ए और इस एफ ए में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एस से। ये क्या है, लंबाई और ये क्या है, चौड़ाई। पहले स्ट्रिप का एरिया, फिर प्लस सेकेंड स्ट्रिप का एरिया निकालना है तो एफ ए प्लस एच मल्टीप्लाई कर दो एच से। फिर सेकेंड स्ट्रिप का मिल गया, ऐसे ही थर्ड स्ट्रिप का निकालो तो एफ ए प्लस 2h मल्टीप्लाई बाई एच। फिर ऐसे ही एफ ए प्लस 3h मल्टीप्लाइड बाई एच, ठीक है। डॉट 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 ऐसे चलते जाएगा, एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच और पूरे के बगल में क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ ये बिल्कुल सही है, एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच और बगल में क्या आ जाएगा, h। और इस तरीके से मैंने सबको क्या कर दिया, जोड़ दिया है या ना। तो ये पूरे स्ट्रिप का, यानी जितने भी स्ट्रिप तुमने काटे हैं उन सबका एरिया मिल गया। लेकिन एक बात यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है कि अगर मुझे एग्जैक्ट एरिया चाहिए तो मुझे h को क्या रखना पड़ेगा, h को टेंस टू 0 रखना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या निकाल देंगे यहाँ पे, लिमिट, और लिमिट लगा के ऐसे लिख देंगे h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0 किया तो उस केस में हमें एग्जैक्ट एरिया मिल जाएगा इस पूरे कर्व का। क्लियर है, आया समझ में। तो पूरा खेल कैसा चला है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये अगर पार्ट समझा होगा आपने तो ये पार्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना। ये टाइम केवल गया इसमें, लेकिन पूरा खेल यहाँ पे था, ठीक है। तो n जितना बढ़ाओगे h उतना छोटा हो जाएगा। मैंने बोला मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिप्स बना लिए हैं तो इस केस में s टेंस टू 0 और s टेंस टू 0 इसका मतलब मुझे एग्जैक्ट एरिया मिलने के चांसेस ज़्यादा है ना। अब यहाँ से जो चीज़ें निकल के आएंगी वो इस क्या बोलते हैं, कर्व की एरिया दे रही होंगी और इसी को हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। यानी यही कल के डेट में क्या बन गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर आपको मैं एक और चीज़ यहाँ से कनेक्ट कराऊँ तो एक्चुअल में क्या था कि सबसे पहले डेरिवेशन ऐसा डिफरेंशिएशन आया था, ठीक है ना। और डिफरेंशिएशन के बाद कैलकुलस के अंदर इंटीग्रेशन की एंट्री होती है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले आया था। तो अभी बहुत सारे मैथमेटिशियन ऐसे भी थे जो अलग अलग फंक्शन का कर्व लेते थे और कर्व लेने के बाद क्या करते थे, ऐसे ही सेम स्ट्रिप काटते थे, ध्यान से समझिएगा, सेम इसी तरीके से स्ट्रिप काटते थे और बारी बारी क्या करते थे, एरिया फाइंड आउट करते थे। तरीका यही लगाते थे, समझना ध्यान से। और तरीका लगाने के बाद जो आंसर उन्हें मिलता था वो ये देखते थे कि अगर हम जो आंसर प्राप्त कर रहे हैं इस तरीके से, वो अगर हम उस पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल लें और फिर वो वैल्यू पुट कर दें तो भी हमको सेम आंसर मिल रहा है। अब ये क्या बोला मैंने, ये थोड़ा ऊपर से गया होगा, ये मैं अभी भी आगे कुछ लिखा नहीं हूं, पहले मैं वो करेक्ट कराना चाहूंगा। मान लो कि तुमने किसी फंक्शन का ग्राफ लिया, जैसे मान लो f इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू ex, है ना, एक फंक्शन है, इस फंक्शन का ग्राफ ले रहे हो, ठीक है ना। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, समथिंग मैं ऐसे मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ, ऐसे आएगा, ठीक है। और मुझे इस कर्व द्वारा, मतलब ये कर्व है ना, तो इस कर्व द्वारा जो एरिया जनरेट हो रहा है उस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा, बारी बारी बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप में काट दूंगा,
और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, एक लिमिट ले लेता हूँ कि भैया यहाँ पे x 0 है और यहाँ पे x = 1 है, यहाँ पे x = 0, यहाँ पे x = 0, यहाँ पे x = 1 तक मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए। ठीक है, लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे को छोटे छोटे स्ट्रिप में काट दूंगा, मतलब छोटे छोटे रेक्टेंगल में काट दूंगा और इसका क्या करूँगा, एरिया निकालूंगा। ठीक है ना। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया कि इसका जब एरिया निकाला तो बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप में काटा था और सेम कॉन्सेप्ट लगाया था। यहाँ पे लगाने के बाद उन्हें जो एरिया मिला था वो लगभग 1.71 यूनिट का स्क्वायर मिला था, 1.71 यूनिट का स्क्वायर मिला था। तो मैं बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। यानी एक पर्टिकुलर स्ट्रिप का जो एरिया मिला था, सीधा समझ लीजिए, सॉरी एक स्ट्रिप कह रहा हूँ, यानी 0 से लेकर 1 तक का जो एरिया मिला उन्हें, वो क्या मिला, 1.71 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एरिया स्क्वायर के फॉर्म में था तो यूनिट का क्या बन गया, स्क्वायर। क्लियर है? ये एरिया मिल गया x = 0 से लेके x = 1 तक। ये क्या था, fx = e⁻x के लिए था। अब ऐसा यहाँ पे सिर्फ नहीं हुआ, ऐसा सबके लिए उन्होंने किया। लेकिन जब उन्होंने इसका किया तो इसके बाद इन्होंने देखा कि ये जो मैंने इतना मेहनत करके पाया है, मैं अगर क्या करूं, मैं अगर इसका इंटीग्रेशन निकाल दूं, मैं अगर इसका इंटीग्रेशन निकाल दूं और इंटीग्रेशन निकालने के बाद वो वैल्यू पुट कर दूं तो भी मुझे मिल जाएगा, तो भी मुझे मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो पहले डिफरेंशिएशन आया था, तो वही तो प्रॉब्लम है, डिफरेंशिएशन के कारण ही तो आप तोड़ पा रहे हो, दैट इज द डिफरेंशिएशन। जो आप तोड़ रहे हो दैट इज द डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर क्या कर रहे हो, आप जोड़ रहे हो, थोड़ा लिंक करो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ कहां से रहा है। तो पहले आपने पूरे को एक छोटे छोटे एरियाज में तोड़ा है। कैलकुलस बहुत छोटी चीजों पे काम करता है, तो डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना होता है। तो पहले आपने तोड़ा, फिर क्या किया, जोड़ा। तो ये जो टेक्निक बनी है ना तोड़ने के बाद जोड़ने वाली, वही है इंटीग्रेशन। पहले डिफरेंशिएशन आया था, तोड़ना था, तो तोड़ने के लिए लोगों ने डिफरेंशिएशन का इजाद किया कि आसानी से कैसे हम तोड़ सकते हैं किसी को भी। ठीक, अब उसके बाद जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए उन्होंने नए प्रोसेस का इस्तेमाल किया। और वही नई प्रोसेस क्यों आई, क्योंकि हमें अब इस तोड़ने के बाद इसको जोड़ना भी तो है ना। छोटे छोटे स्ट्रिप को हमको जोड़ना पड़ता था, तो इतना लेंदी प्रोसेस लगाना पड़ेगा, है कि नहीं है। उससे बड़े हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट प्रोसेस लगाते हैं, और शॉर्ट प्रोसेस के लिए हम इंटीग्रेशन के पास गए। यानी नई चीज पैदा होती है इंटीग्रेशन कैलकुलस के अंदर, जो छोटी छोटी चीजों को क्या कर रही होती है, जोड़ रही होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो मैं बता रहा हूं, क्या ये बात क्लियर हो रही है? यहीं से इंटीग्रेशन पैदा हुआ। तो वहीं पे लोगों ने समझा कि यार अगर मैं इस तरीके से, अब मैं ये बता रहा हूं कि इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे आया वो समझिए। तो उन्होंने देखा कि भाई देखो, तोड़ा फिर जोड़ा तो आंसर मिल गया, लेकिन इतना सब पंचायत करना पड़ा तब, है ना। अगर मैं इसको सिंपल वे में ले जाऊं तब, तो उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि अगर मैं इसका क्या कर दे रहा हूं, इंटीग्रेशन कर दे रहा हूं, और इंटीग्रेशन करने के बाद मैं इसमें लिमिट पुट कर रहा हूं 0 और 1, तो मुझे क्या मिल जा रहा है, मुझे वो अगेन वही वैल्यू फाइंड आउट हो रही है। इस चीज को मैं इस फंक्शन से नहीं, एक दूसरा फंक्शन ले रहा हूं और वहां से मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर मैं साइन का ग्राफ बनाऊं, साइन का ग्राफ, तो साइन का ग्राफ ऐसे ही चलता है ना, इतने तक लेता हूं मैं, है ना। ये यहां से क्या है, ये क्या है, 0 है, और ये क्या है, पाई है। ये क्या है, पाई, बिल्कुल 0 से लेके पाई होता है ना। इसका एक चक्र 0 से लेके पाई तक होता है, मैक्सिमम वैल्यू पाई/2 पे मिलती है ना। अब 0 से लेके पाई के बीच में ये जो कर्व है, इस कर्व के द्वारा अगर मुझे पता करना हो कि इस कर्व द्वारा कितना एरिया इस एक्स एक्सिस पे कवर किया जा रहा है, अगर पता करना हो तो मैं कैसे पता करूंगा, सर छोटे छोटे स्ट्रिप में काट दिया, है ना, बहुत छोटे छोटे स्ट्रिप में काट दिया, और काटने के बाद फिर से क्या किया, सेम कहानी लगाई और क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जब जोड़ा तो मुझे मिला क्या, मुझे ये मिला कि जो वैल्यू आई है वो लगभग 1.99 करके आई है, 1.99 यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना, यूनिट स्क्वायर, यानी इतनी आई है। और इसका मतलब ये अप्रॉक्सीमेट क्या है, अप्रॉक्सीमेट 2 के बराबर है ना ये, यानी एक्चुअल में लोगों के माइंड में चलने लगा कि हो ना हो, ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। यानी कुछ तिकड़मबाजी करूं मैं और 2 ला दूं तो इसका मतलब टेक्निक पता चल जाएगी मुझे। और वो टेक्निक बाद में क्या निकली, वही इंटीग्रेशन निकली। उन्होंने कहा कि यार देखो, ये किसका ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है। यहाँ पे तुमने फंक्शन क्या लिया है, fx = क्या लिया है, साइन एक्स लिया है। एक काम करो, साइन एक्स का क्या कर दो, इंटीग्रेशन।
साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दो। हाँ सर, हाँ बिल्कुल, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ है जगह, अभी इसका काम खत्म हो चुका है। तो मैं इंटीग्रेशन करता हूँ साइन एक्स का। अभी देख लो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ, और कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेके पाई तक। साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, है ना। तो कॉस एक्स आ गया, और कॉस एक्स आ गया तो मुझे क्या करना है, 0 से लेके पाई तक करना है। मुझे ये पता है कि हमेशा क्या करता हूँ मैं, अपर लिमिट पहले फिर लोअर लिमिट, यही तो करता हूँ। तो पहले अपर लिमिट डालो फिर लोअर लिमिट डालो। पहले अपर लिमिट डालूंगा तो कॉस पाई हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे लगा रहेगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉस 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। देखो ये माइनस में तो माइनस रहेगा, या एक काम करो, माइनस को बाहर कर लो। अगर ज़्यादा असुविधा हो रही है तो माइनस को क्या कर लो, बाहर कर लो। लेकिन माइनस को बाहर करने से बढ़िया आप माइनस को लेके करो, साथ में लेके चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पाई और फिर 0, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे फटाफट कर लो ना, टाइम वेस्ट हो रहा है केवल। कॉस पाई माइनस फिर माइनस कॉस 0, है ना। कॉस 0 की वैल्यू बताइए कितनी होती है, 1 होती है। तो ये 1 हो गई, ध्यान से देखना, ये 1 हो गई, तो इसकी वैल्यू 1 माइनस के साथ आएगी, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस। और देखो कॉस पाई की वैल्यू अगेन क्या होती है, -1 होती है। क्या होती है, -1। अब बाहर माइनस है, और यहाँ पे -1 है ना। तो ये क्या हो गया, +1, और यहाँ भी +1, +1 कितना आ गया, 2 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, समझ में आया। देखो कोई 420 मैंने नहीं किया है, सीधा सीधा मैंने किया है, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आई है वो क्या अगेन आ गया कि नहीं आ गया, इसके बराबर आ गया। तो ये आइडिया निकला डेफिनेट इंटीग्रेशन का, यहाँ से आइडियोलॉजी आई थी। लेकिन तरीका क्या था शुरुआती दौर का, यही जो मैंने यहाँ पे बनाया है, समझ में आ रहा है ना, ये है मेन तरीका। तो ये आपने जो किया है वो एक्चुअल में क्या है, वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। यानी आपने जो फंक्शन लिया है उस फंक्शन का आप क्या कर दो। अब देखो, अब यहीं से बन गया ना परिभाषा कि ये इतना कर रहे हो जो, उसका मतलब ये है कि तुम डायरेक्ट जो फंक्शन लिए हो, जो फंक्शन में मतलब y लिए थे, उस y का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, और जहां से जहां तक तुमको लगाना है लिमिट लगा दो। तो a से b तक ही लेना था ना मुझे, तो a से लेके b लिख दो, खत्म। और तब उस केस में तुम्हारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। यानी ये जो फॉर्मूला है वो क्या दिखा रहा है, आई थिंक आप समझ में आ गया होगा, ये आ गया, समझ में आया, क्लियर। तो अब मुझे इसके बराबर लिखने आ गया, कहाँ से आया, तो ये कॉन्सेप्ट के थ्रू, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि भैया ये सब निकालने का मतलब है कि तुम डायरेक्ट उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट लगा दो, खेल खत्म, ओके। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और ये हमारा प्राचीन तरीका है, प्राचीन मेथड है, एसेंट मेथड है, क्या करने का, डेफिनेट इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने का। और डेफिनेट इंटीग्रेशन क्यों किया जा रहा है, समझ में आ गया, एरिया अंडर कर्व फाइंड आउट करने के लिए, ओके। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपकी एक्सरसाइज 7.8 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो इस पे बेस्ड है, समझ में आ रहा ना। वहां पे बोला गया है, मैं आपको दिखाऊं तो यहां पे बोला गया है कि आपको क्या करना है, कहां गया, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन यानी डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया कि यहाँ पे हमको डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, लेकिन कैसे, योगफल की सीमा के रूप में, द लिमिट ऑफ अ सम, ये यूज करना है हमको, लिमिट लगा के, यानी हमें इस प्रोसेस से निकालना है। क्या मेरी बात समझ पाए, है ना। तो ये प्राचीन तरीके को अपनाते हुए हमें 7.8 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक प्रश्न सॉल्व करा देता हूं ताकि आप ये फील कर लो कि कैसे करना है, ओके, क्लियर है। आई होप आप कॉन्सेप्ट भी समझ गए होगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब भी समझ गए होगे, और लिमिट का यूज भी समझ गए होगे, ठीक है ना। ये ए और बी कहाँ से आ रहे हैं, क्लियर है ना, खेत से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसका नाम नहीं है, उसका चेहरा है x प्लस, मार्कर पकड़िए, फटाक से पकड़िए। हमारे पास है 0 से 2 तक x+4 इंटू डी एक्स, कह रहा है कि आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। कैसा इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है, डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है, बट द कैसे, लिमिट वाले सम से, है ना, लिमिट ऑफ द सम के तरीके से निकालना है। ध्यान से समझिएगा, सीधा सीधा एसेंट तरीके से निकालना है ना, एसेंट तरीका लगाइए।
तो आप अगर इसको सिंपलीफाई करो अपने माइंडसेट से, वैसे अपने माइंडसेट से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसको डायरेक्टली करो, यानी जो आपके पास मेथड है पहले से, तो डायरेक्ट आप करना चाहो तो कैसे करोगे सर? यहाँ पे x + 4 × dx है, ध्यान से समझिए आप लोग, x + 4 × dx है। तो मेरे लिए अगर हम इसका करना चाहें तो बारी बारी करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x²। अब दोनों का अगर हम करें तो x² 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 से लेके 2, बारी बारी। यहाँ पे 4 है ना, तो 4 को बाहर कर देंगे, क्योंकि ये जब इंटीग्रेशन होगा तो एक बार इसका एक बार इसका, तो इसका x² 2 इसका, और इसका 4x हो जाएगा। और ये लिमिट आपको लगानी है, तो बारी बारी आप लिमिट लगाओगे। तो एक बार यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे लोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 2² 2 माइनस 0² 2 प्लस, एक बार यहाँ पे लगाओगे तो 4 × 2 प्लस माइनस 4 × 0 है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इसको जोड़ दोगे तो 2² कितना हो जाएगा 4, और 4/2, और ये तो खत्म, ऐसे यहाँ ये भी खत्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे 8, कितना आ गया 10। तो अगर हम मॉडर्न तरीके से करें तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा 10। लेकिन अब हम इसी 10 को एसेंट तरीके से लेके आएंगे। ओके, स्टार्ट किया जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, वो कपड़ा दीजिए। तो मुझे पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है 10, ठीक है ना, 10 आने वाला है। अब जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बताया है कि किसी भी फंक्शन का करना है तो सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम ये करो कि ये देख लो कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं और क्या क्या लगाना है, ठीक है ना। सबसे पहले देखो यहाँ पे a था, यहाँ पे b था, तो a की जगह पे क्या मिल चुका है मुझे 0, और b की जगह पे क्या मिल चुका है मुझे 2 मिल चुका है, बिल्कुल। और हम जानते हैं कि अगर मुझे h चाहिए, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में तीसरी चीज जो चाहिए वो है h, तो h कैसे निकालते हैं? तो सर h निकालने का तरीका है b - a/n, यही होता है। b की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू 0/n, तो 2 में से 0 जाएगा 2/n, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 2/n, ठीक है। और अपने पास फंक्शन क्या है, यानी fx की जगह पे क्या है सर, वो है x + 4, यही तो है, है ना। हमारे पास जो फॉर्मूला था वो ये था कि अगर मैं fx का dx कर रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक, a से b तक, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लिमिट लगाना है, h टेंस टू 0 लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर बारी बारी सबका क्या करना है, हर स्ट्रिप का एरिया लिख लेना है ना। तो सबसे पहले h × fa प्लस h × fa प्लस h, फिर प्लस h × fa प्लस h 2h, है ना, a प्लस 2h, ठीक है, प्लस ऐसे चलते जाएगा, और लास्ट में आ जाएगा अपने पास fa प्लस n - 1 × h, और पूरे के बाहर मल्टीप्लाई में h, है ना, ये आ जाएगा। अब देखो सब में h है ना, तो एक काम करो h को कॉमन कर लो। सबसे पहला काम तो यही करो कि h को कॉमन कर लो, तो झूठ में उतना h को कौन लिखेगा बार बार, है ना। h को बाहर कर लेते हैं, क्योंकि सब में h है, देखो सब में h यानी विथ से मल्टीप्लाई किया गया, क्योंकि विथ सबकी सेम थी। अब मैं इस फंक्शन के अंदर चेंज लाता हूँ, fx की जगह पे मुझे क्या डाल देना है x + 4, a से b, a की जगह पे क्या डालना है 0, b की जगह पे क्या डाल देना है 2 × dx इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, यहाँ पे लिमिट है, चूंकि मैं h को बाहर लेके आ रहा हूँ, तो h की जगह पे मुझे क्या पुट करना है 2/n, देखना मैं h को बाहर कर लिया हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, पहले ही h को हटा देता हूँ, है ना, h को बाहर हटा दोगे तो h यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब h बाहर आ गया, अब लगा लो अपना लिमिट s टेंस टू 0। अब अंदर देखो क्या होगा, fa लिखा है, fa का मतलब a की वैल्यू आपको पुट करनी है, ऐसा नो, तो आपको fa रखना है, यानी सिंपली देखा जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे a रखना है पूरे फंक्शन के अंदर। पूरा फंक्शन है अपना x + 4, उसमें हमको a डालना है। तो मैं अगर डालूंगा यहाँ पे तो क्या है, मेरा fx जो है मेरा वो x + 4 है। अगर मैं fa निकालूंगा तो जाहिर सी बात है a + 4 हो जाएगा, और अगर मैं a की वैल्यू रख दूँ 0 तो मेरा 0 + 4 आ जाएगा, दैट मीन्स क्या आएगा 4। क्या मेरी बात समझे, हाँ या ना, बोलो। अगर दुविधा हो तो बताइए। नहीं है सर, कोई दुविधा ही नहीं हो सकती, एकदम आसान है। तो मेनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे a + h है, तो a रखने पे क्या आ रहा है 4 आ रहा है ना भाई। देखो अब अगली बार में क्या करोगे, अगले बार में 0 + 4 h कर दोगे, यही तो करोगे भाई। a + h का मतलब क्या, a की वैल्यू 0 h, तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 + h + 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 प्लस एच आ जाएगा, आ जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 4 प्लस 2h, ध्यान से देखो। फिर क्या आएगी यहाँ पे, यहाँ तक आते आते क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे सर आ जाएगा 4 प्लस n-1 इंटू एच, ठीक है, ये आ जाएगा। और पूरे के बगल में कुछ नहीं। तो कैसे वैल्यू मैंने रखी है समझ में आ रहा है ना। बारी बारी आप पुट कर सकते हो, कई लोगों को यही वैल्यू पुट करने में ही समस्या होती है। जैसे मैं एक बार और दिखाता हूँ, जैसे a प्लस 2h आ गया, तो मुझे पता है कि fx इज इक्वल टू क्या है x प्लस 4 है, तो इस x की जगह पे क्या है a प्लस 2h आया हुआ है, ठीक है ना। तो इस x की जगह पे क्या डाल दो a प्लस 2h, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 4। मुझे पता है कि a की वैल्यू अपने पास कितनी है 0 है, देखो a की वैल्यू हमने कितनी मानी है 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 2h प्लस 4, तो मिल क्या मिल गया 4 प्लस 2h। इनको नहीं पता तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए अच्छी बात है, इसको अब आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं आगे की कहानी को समझाता हूँ। क्या यहाँ तक में कोई दुविधा, हाँ या नहीं, नहीं होगी, होनी भी नहीं चाहिए। अब हम लोग चाहें तो h की वैल्यू अगेन रख सकते हैं, मतलब हम अगर यहाँ पे h की वैल्यू रख दें, h की वैल्यू रख दें तो हो जाएगा। जैसे एक काम और करो ना, एक काम और करो, यहाँ पे बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे बारी बारी क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, या डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके खेल लो। सबसे पहला तरीका अपने पास क्या है, सबसे पहला तरीका अपने पास ये है कि यहाँ से माफ़ी चाहूँगा, आप लोग थोड़ा इंटरप्शन कम रखेंगे, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बस आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट हो गए। हाँ, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम जानते हैं कि यहाँ पे 4 4 4 चारों जगह पे 4 दिख रहा है, चारों जगह मतलब चारों ओर दिख रहा है, यानी जितने भी स्टेप्स हैं सभी जगहों पे क्या है 4 है। अच्छा बताइए 4 कितनी बार आया है, n बार, कितनी बार आया है n बार। तो अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो एक बात होती है, 4 अगर 3 बार आता तो इसका मतलब 4 गुणे 3 लिख देते, 4 अगर 4 बार आता तो 4 गुणे 4 लिख देते, लेकिन 4 n बार आया तो क्या लिखेंगे 4n, हाँ है ना। तो यहाँ से सबको एक साथ समराइज कर सकते हैं, बिल्कुल। तो 2/n हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4n आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पे पहले स्टेप को छोड़ दो तो h बचेगा, फिर 2h बचेगा, फिर ऐसे चलते जाएगा, हाँ या ना। यहाँ से देखो तो हर जगह h आएगा, चलो पहले लिख लो h प्लस 2h प्लस 3h, ऐसे चलते जाएगा और n माइनस h तक आएगा, n-1 इंटू h तक आएगा। यहाँ से हम चाहे तो h कॉमन ले सकते हैं, हाँ या ना। इस 4n को थोड़ा सा ऊपर लिख लो क्योंकि हमारे पास जगह कम है, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ऊपर लिख दो। एक काम करो ना, अभी 2/n लिखो ही मत, अभी क्या करो, अभी h को पहले रखे रहो, लिमिट h टेंस टू 0, झूठ में जगह खा रहा है ये। तो यहाँ पे क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा h, फिर यहाँ पे भी लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा h। अब देखो फटाफट, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे h रहने दो, फिलहाल में देखो यहाँ पे 4n रहने दो, यहाँ पे देखो h कॉमन ले सकता हूँ मैं, h कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n-1 आ गया। ये क्या बन गया, ये तो एक सीक्वेंस बन गया ना, सीक्वेंस एंड सीरीज। कौन सी सीरीज है ये, एपी है ना। और हम जब भी नेचुरल नंबर को ऐड करते हैं, तो उस कंडीशन में आंसर क्या मिलता है हमको, n इंटू n-1/2 मिलता है कि नहीं मिलता है। यानी इन सबका समेशन अगर मैं निकालूं तो मुझे मिलता है n इंटू n-1/2, है ना। इस पूरे का जो समेशन मिलेगा वो मुझे पता है। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो ये सब लिखवा दूंगा, या आप कहेंगे तो आज ही लिखवा दूंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4n और यहाँ पे आ जाएगा प्लस h और इसकी जगह पे आ जाएगा n-1 पूरे के नीचे /2 आ गया, बिल्कुल। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो हम आंसर के बिल्कुल करीब हैं। देखिएगा यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे रहने दीजिएगा, इस h से आप बारी बारी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इस h से बारी बारी आप जब मल्टीप्लाई करो, ये देखो ये h है ना, इस h से एक काम करो, एक तरीके, रुकिए, इस h से सबसे पहले हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये h सबसे पहले आएगा, मतलब पहले इस h का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा 4n और यहाँ पे ये जब h जाएगा तो इसका एक काम करो, देखो इस n का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तुम एक काम करो इस h का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि इस h को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस h को इसको दे दिया है, समझ आ रहा है क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा।
हमेशा क्या करिए, n के बगल में h एक ठो बैठा दीजिए। कारण क्यों? क्योंकि जब मैं n के बगल में h रखूंगा तो जैसे देखो n है ना, तो h की वैल्यू अभी मैं लिख दूंगा 2/n, तो n से n क्या हो जाएगा, शहीद। तो हमेशा n को गायब करना पड़ेगा क्योंकि n की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हमेशा n के बगल में एक ठो h को बैठाना पड़ेगा। जहां जहां n है उसके बगल में क्या बैठा दो, h। तो देखो ये n है, इस n के बगल में ये वाला h बैठा दो, और देखो ये वाला h जब आएगा तो इस n के बगल में बैठा दो, समझ में आया है ना। और देखो ये जाएगा तो इसे n के बगल में बैठ जाएगा, बस n सब जगह से समाप्त हो जाएगा, फिर खेल खत्म। यहाँ पे हो जाएगा 4NH, इसको अब अंदर लेके आ रहा हूँ मैं, इसको अंदर लेके आ रहा हूँ, इसको अब मैंने वहाँ बैठा दिया, तो यहाँ पे NH-1 हो गया, और बगल में क्या हो जाएगा, NH, पूरे के बगल में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लिमिट s→0 लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर है ना, बिल्कुल। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे देखता हूँ, आगे मतलब इसको यहाँ से मुझे मिटाना पड़ेगा, क्वेश्चन ही मिटा दिया गलती से कोई बात नहीं, इसको मैं उठा के ऊपर लेके जाता हूँ, उठा के ऊपर लेके जाऊंगा, तो यहाँ पे लिमिट s→0 है, और फिर हमारे पास आ चुका है 4n, h की वैल्यू रख दो, कितना होगा 2/n होता है, प्लस nh है तो n इंटू 2/n हो जाएगा, यहाँ पे nh है तो 2/n हो जाएगा, इंटू n हो जाएगा, -1 पूरे के नीचे 2 हो गया, n से n कैंसिल, यहाँ भी n से n कैंसिल, यहाँ भी n से n कैंसिल, खत्म, बिल्कुल। तो n से n हर जगह से क्या हो चुका है, खत्म। कोई बचा है, कहीं बचा है तो दिखाइए, उसको भी खत्म कर दिया जाएगा, है ना। तो कोई कहीं बचा ही नहीं है, तो लिमिट s→0, यहाँ पे क्या बच गया अपना 4 दूना 8, प्लस यहाँ पे 2 ऐसे रहेगा, और इंटू 2 - 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा, अपन पूरे के नीचे। ये कहाँ से ये दुविधा उत्पन्न हो रही है, यहाँ पे 2/n आ गया, NH-1 ये है ना, तो 1/2 आ रहा है, नहीं यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक जगह कोई स्टेप ऐसे मैंने छोड़ा हुआ है, कहाँ पे छूटा है, h कॉमन ले लिया, 1 + 2 + 3, तो n इंटू n-1/2 आ गया है, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, तो n से n कैंसिल हो गया है, 2 आया है, फिर यहाँ पे 2 आया है, मल्टीप्लाई बाई 2 - 1 हो जाएगा, टू बाई n, सब तो सही है, फिर ये 9 कहाँ से आ गया, यहाँ पे n, फिर यहाँ पे 2/n, n से n कैंसिल हो गया, फिर 2 - 1/2 हो जाएगा। सो यहाँ पे तो कहीं ऐसा जगह ही नहीं है जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि 2 आने के चांसेस हैं। 2 से 2 कैंसिल, तो 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9। तो लिमिट s/9 और h/0 तो आप लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर, 9। एक बार मैं रीचेक करता हूँ, तब तक आप इसको भी आप भी रीचेक करें। सॉरी एमर्स, एक बहुत सिली सी मिस्टेक हो गई है, ये सिलाई वाली जो मिस्टेक होती है ना, दिक्कत हो जाती है, जानते हैं। एक्चुअल में हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस n से इस h का, तो ये 1 भी तो एक नंबर है, तो इस 1 के साथ भी इस h का मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, आ गया ये h, यहाँ भी h रहेगा, यहीं पे मिस्टेक हो रही थी, समझ में आया। तो अभी क्या होगा कि सब कुछ तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 - h बचेगा, लिमिट s/, क्या डाल दो, 0, क्या डाल दो, 0। देखो यहाँ से क्या होगा, पहले इसको मैं समझा देता हूँ, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 - h। अब s/0 डाल दो, s/0 मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, खत्म, तो क्या बचेगा 8 + 2, और 8 + 2 = क्या आ गया, 10, और ये हो गया आंसर। ठीक है, ज़्यादा तामझाम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा बड़ा लगा होगा, है ना। लेकिन यकीन मानिए नेक्स्ट क्लास में आएंगे हम लोग तो बहुत ही स्पीड के साथ क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, तो इस एक्सरसाइज को हम लोग प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।